दर्द का रिश्ता होता है। एक बार वो जमीन मेरे नाम पे हो जाए, उसके बाद मैं कालरा को अपना पार्टनर बनाऊंगा और केदारनाथ और अमरनाथ का दुश्मन। जी तो चाहता है कि इसी वक्त कालरा के घर जाऊं और उससे पूछूं कि उसने मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन लिया। एक लड़की के लिए तुमने अपना घर ही छोड़ दिया? एक लड़की के लिए नहीं, एक लड़की की वजह से, और वो लड़की है तुम्हारी बहन। देखो वैभव, अपना घर अपना ही होता है, और फिर तुम उस घर की इकलौती औलाद। ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं उस घर में वापस चला जाऊं? जाना भी चाहिए, क्योंकि इंसान चाहे जहां भी भटक ले, लौट कर वो घर पर ही आता है। उसे सुकून अपने घर पर ही मिलता है। बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो। चलो मैं तुम्हारी बात मानकर उस घर में वापस चला, लेकिन तुम्हें सुरभि को उस घर से वापस ले जाना होगा, क्योंकि जब तक सुरभि उस घर में है ना, मैं उस घर में कदम तक नहीं रखूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो वैभव? प्लीज ऐसा मत कहो। सुरभि तुम्हारी पत्नी है, शादी की है तुमने उसके साथ। मेरी पत्नी वो होगी जिससे मैं प्यार करता हूं, जिससे मैं शादी करने वाला। तुम लोगों ने जिस कदर हम लोग को नाच नचाया, जिस तरीके से परेशान किया है, उसका प्रायश्चित समझकर ही अपने बहन को अपने घर लेकर जाओ, क्योंकक्योंकि उसकी जिंदगी मेरे साथ नहीं गुजर सकती है। प्लीज वैभव, ऐसा मत कहो। मेरी बहन की खुशियों को तबाह मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, रिश्तों को इस तरह दागदार मत करो। मेरी बहन की खुशियों को वापस लौटा दो। न जाने तुम्हारे कितने रंग देख चुका हूं, और न जाने कितने देखने बाकी हैं। तुम लोगों को धमकियां देते भी देख चुका हूं, और आज गिड़गिड़ाते भी देख रहा हूं। लेकिन हाँ, तुम्हारे किसी भी रंग का असर मुझ पर नहीं पड़ने वाला है। क्यों सुरभि की तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हो? उसकी तकदीर में क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। उसकी तकदीर में तुम्हें उसे घर ले जाना ही लिखा है। तुम क्या किसी की तकदीर पढ़ोगे? उसकी तकदीर तो ये है कि ना चाहते हुए भी वो तुम्हारे घर की बहू बन चुकी है, तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, और उसकी तकदीर मानते हुए भी तुम्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। तुम्हें सुरभि को स्वीकार करना ही होगा वैभव। ऐसा कभी नहीं हो सकता चंदन, क्योंकि मैंने जो इरादा कर लिया कर लिया, और मैंने शिखा से वादा किया सुरभि को मेरी जिंदगी से बाहर जाना ही होगा। और मैंने भी कसम खाई है वैभव कि मैं सुरभि की जिंदगी आबाद करके रहूंगा। इस कोशिश में तुम भी रहोगे चंदन, बहुत रहोगे। वैभव, दूसरों के आंसू पोंछने वाले कभी अपने आंसुओं का गम नहीं मनाते। तुम्हें भी मेरे आंसुओं की परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे जैसे भी मनाना पड़े मैं तुम्हें मनाऊंगा। लेकिन तुम्हें भी यह बात माननी होगी कि सुरभि तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें सुरभि को स्वीकार करना ही होगा। तो फिर ठीक, देखते हैं सुरभि को मेरी जिंदगी में शामिल करने में तुम कामयाब होते हो या मैं उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करने में। देखते हैं। तुम्हारे जैसी लड़की हालात से हार मान ले, ये बड़ी हैरानी की बात है। कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन हालात से लड़ तो सकते हैं। न जाने कितनी लड़कियां हैं जो ऐसे हादसों की शिकार होती हैं और उन्हें कमजोर समझकर समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस घर में मुझे समझौता करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहा है प्रिया। लेकिन वैभव, तुमने तो कहा था कि वैभव घर छोड़कर चला गया है।
उसे किसी भी तरह पति पत्नी के रिश्ते का एहसास दिलाना ही होगा। और ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। मैंने तो ये भी सुना है प्रिया कि प्यार और अधिकार लड़ाई से हासिल किया भी जाए तो भी उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, क्योंकि प्यार तो वो एहसास है जो दिल में अपने आप पैदा हो जाता है, और अधिकार उसे कहते हैं जो खुश होकर हम एक दूसरे को देते हैं। अधिकार तो उसे भी कहा जाता है जो सामाजिक तौर से वैभव ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर, तुमसे शादी कर तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर। यह अधिकार तो तुम्हारे साथ है ही। हाँ प्रिया। सुरभि, मैं तुमसे यही कहने आई हूँ कि इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मेरी एनजीओ वो भी तुम्हारे साथ है। वो एनजीओ जहां तुमने टॉप किया था और तुम्हें सम्मानित किया गया था। हम हर कदम पे तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम हार मत मानना। हाँ, ये मेरा कार्ड है, तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकती हो। मैं निकलती हूँ अब। नैना, वकील साहब पूरी तैयारी में हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जमीन किसी तरह मेरे नाम हो जाए, और एक बार ये जमीन मेरे नाम हो गई ना नैना, तो फिर मैं केदारनाथ और अमरनाथ को सबक सिखाऊंगा अपने हिसाब से। हमारी भी तो बद्दुआएं लगी उन्हें। इकलौता बेटा घर छोड़कर चला गया, तो अब बचा ही क्या है उस घर में? याद है आपको, हमारे बंटी के गुजर जाने के बाद हमारी जिंदगी किस तरह से बिखर गई थी? उसी तरह से उस घर में भी वीरानी छाई हुई। फर्क है ना, हमारा बेटा तो दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन उस अमरनाथ का बेटा अभी जिंदा है। जिस तरह मैं रोया हूं ना, उसी तरह अमरनाथ को भी रोना पड़ेगा। आइए आइए अमरनाथ भाई साहब, आइए। इस चौखट पर तो आपको बार बार आना पड़ेगा, लेकिन आज किस लिए पधारे हैं आप? देखो वाकई मेरे घर पर रहकर तुमने जो कुछ किया उसके एवज में दी मैंने तुम्हें सुनी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सबक सिखाने की कोशिश में मैं भी कानून का मुजरिम बन जाऊं। समझ जाओ। धमकियों से क्यों काम चला रहे हैं अमरनाथ जी? हाँ, अब जी तो कहना ही पड़ेगा। भले ही आप अपनी नजरों से गिर गए हों, लोगों की नजरों में गिर गए हों, लेकिन तू सुनने की आदत नहीं है, तो जी तो बोलना ही पड़ेगा ना अपने हिसाब से। अमरनाथ भाई साहब, अब आपको थोड़ा तो महसूस हो रहा होगा कि बेटे की अहमियत क्या होती है, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ महसूस करना होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे धमकी मत दो और ना ही मजबूर करो मुझे। नहीं तो क्या होगा कि कल तुम्हारी मौत पर न तो कोई रोने वाला होगा और न ही तुम्हारी चिता पर कोई आग देने वाला, समझो तुम? मेरी नहीं, अपनी बात कीजिए अमरनाथ भाई साहब। कल आप अपनी मां को खोकर रो रहे थे और आज अपने
वैसे बचपन में सभी लोग रोते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा होकर रोने की आदत होती है। क्या करेंगे, तकदीर ही तो है। कुछ लोग अपने कर्मों से अपनी तकदीर लिखते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर में आंसू दिखाकर लाते हैं। और आपने अपनी तकदीर में क्या लिखा है, धीरे धीरे आपको पता लगेगा अमरनाथ भाई साहब। वो देखेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि कालरा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ सारी साजिशें तुमने रची हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लो, जिस दिन मैं बिगड़ गया ना, तो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ कर रख दूंगा। और फिर न तो तुम रहोगे और न ये तुम्हारी साजिश है। मैंने जमीन खोई, मैं भूल गया, लेकिन मैं न तो अपनी मां को खोऊंगा और न ही अपने बेटे को। बस इतना ख्याल रखना कि जो चिंगारी तुम मेरे खिलाफ जला रहे हो, कहीं उसमें तुम जलकर खाक ना हो जाओ, समझे? चिंगारी तो बहुत पहले लग चुकी थी अमरनाथ साहब, लेकिन इस चिंगारी की ज्वाला बनकर धधकने का वक्त अब आया है। अपने हिसाब से। माता जी, अरे तुम्हारे भाई ने यहाँ लाकर मुझे बंद कर दिया। मुझे पता भी नहीं था कि तुमसे मिलना हो गए नहीं और कब मिलोगी। मैं तो माता जी आपसे बहुत पहले मिलने आने वाली थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था आप कहाँ पे। वो तो मैंने भैया को इतना मजबूर किया, तब जाके उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, वो भी अपने एक आदमी के साथ। अच्छा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। खाना खाया आपने? खा लूंगी। अकेले बैठे बैठे क्या सोच रही थी माँ जी? वही तो तुम्हारे घर में करा करती थी, वही योगासन, प्राणायाम, ध्यान, जाप, यही सब करती हूँ। यहाँ पे समय बीत जाता है। तो फिर कभी कभी अपने गुजरे हुए कल के बारे में सोचती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक की ले आई, और फिर इधर से उधर भटकी और फिर तुम्हारे यहाँ आ गई। देखो, लेकिन इस राह में जो भी मिले वो अपने से बनकर मिले। बहुत सहारा दिया उन्होंने। तुम भी तो अपनी जैसी लगती हो। जी माता जी, सच तो यही है कि कोई ना कोई रिश्ता तो आपके साथ जुड़ ही गया है। हाँ। मैंने भैया को कितनी बार पूछा कि मैं माँ जी को कहीं बाहर ले जाऊं, उन्होंने साफ मना कर दिया, इजाजत भी नहीं दी। और पता नहीं वो बाकीलाल भी हमेशा क्यों फोन करते रहते हैं। बाकीलाल तो विश्वासघाती है, उसने मेरे बेटों के साथ विश्वासघात किया, मुकुंद प्रसाद के साथ विश्वासघात किया। उसको मैं समझ नहीं पाई। माता जी, अपने बारे में कुछ तो बताइए, कौन हैं आप और बाकीलाल से आपकी क्या दुश्मनी है? क्यों उसने आपको यहाँ रखा है? कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मन तो वो बन गया है, हमारे घर में ही रहता, हमारे देवर का बेटा। मेरे बेटों ने अपने काम में उसे शामिल कर दिया, लेकिन उसने हर समय धोखा दिया उन्हें। और अब ये देखो, पैसों के खातिर मुझे अगवा करा दिया। पीलीभीत में हमारी 40 एकड़ जमीन है और उसी पर बाकीलाल की नजर है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, वैभव आएगा, उसे आना होगा।
उसके लिए चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं उसे लेकर आऊंगा। दर्द का रिश्ता होता है और उसी पर बांकीलाल की नजर है, इसीलिए उसने मुझे यहाँ बंद करके रखा है। माता जी आप जो भी बता रही हैं पूरा बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। वैसे मैं बांकीलाल को क्यों दोष दे रही हूँ, क्योंकि मेरे अपने बेटों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है। आपके बेटों ने क्या किया? रहने दो बरखा, आज नहीं बताऊंगी, फिर कभी। क्या करूं मैं? माता जी को चंदन के बारे में बता दूंगी तो माता जी उससे मिलने की जिद करेंगी, पर भैया कह रहे हैं कि कुछ दिन का ही तो वक्त है, सिर्फ कुछ दिन की बात है, सिर्फ कुछ दिन ही माता जी को यहाँ रखना है। अगर मैं चंदन को लेकर यहाँ आई और कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। क्या बात है शिखा, कहाँ गई थी और वैभव कहाँ है? मैंने मना करने के बावजूद वो चंदन से मिलने चला गया। मैं भी उसके पीछे चली गई थी। चंदन? हाँ, वो मुकुंद प्रसाद का बेटा। उसने वैभव को मिलने के लिए बुलाया था। ओह, तो ये बात हरिद्वार तक पहुंच गई है कि वैभव ने घर छोड़ दिया। हाँ पापा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि चंदन वैभव के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था और कह रहा था कि सुरभि के पास वापस चला जाए। और वैभव? मुझे तो लगता है कि वैभव ने साफ साफ इनकार कर दिया। ये तो तय है कि अब वैभव को यहाँ से निकालने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। मैं तो एक ही बात सोच रही हूँ पापा, कि वैभव को कुछ दिन दफ्तर से छुट्टी दिला दीजिए। यहाँ तो उससे मिलने कोई आएगा नहीं ना? नहीं नहीं विक्रम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। नहीं, मैं तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ, ठीक है? मीटिंग कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? चल बाय। कहाँ गए थे वैभव? वो किसी से मिलने गया था, आपको शिखा ने तो बता ही दिया। खैर, मुझे ऑफिस जाना है, कोई जरूरी काम है। चल। श्रावणी, क्या कर रही हो तुम? संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? कैसे संभालूं? ऐसे कौन से पाप हुए हमसे जिसकी इतनी बड़ी सजा हमें मिल रही है? बेटी असैलन में और बेटा घर छोड़ के जा चुका। हाँ श्रावणी, मैं समझ सकता हूँ। कल तक खुशहाल रहने वाला ये परिवार आज टूट चुका है। क्यों हुआ ये सब? कहीं माँ जी की आहें तो नहीं लगी हमें? श्रावणी, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हुआ माँ को तलाश करने के लिए तो हुआ। माँ को वापस लाने के लिए तो हमने सुरभि को इस घर की बहू बनाया। और दिन रात हम ये सोचते रहते हैं कि माँ वापस कब आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। आज हम सब यही सोच रहे हैं, पर ऐसा लगता है हमने जानबूझकर माँ जी को खोया और आज चाह कर भी उन्हें वापस नहीं ला पा रहे। आप जब माँ जी को हरिद्वार छोड़कर आए थे तो उनका दिल भी तो रोया होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि
उन्हीं उसी पाप का फल है। तुम किस बात से जोड़कर देख रही हो? बहुत कोशिश की मैंने इस घर को जोड़कर रखने की, कभी इस घर को टूटने नहीं दिया। अपने सामने लोगों के घरों में दीवारें खड़े होती हुई देखी है मैंने, लेकिन अपने घर में कभी दीवार खड़ी नहीं होने दी। अपने देवर देवरानी को अपने से जोड़ के रखा, लेकिन अपना बेटा उसे नहीं रोक पाया। वो छोड़कर चला गया हमें। कैसे संभालूं अपने आप को? मैं इस सदमे से अपने आप को बाहर नहीं निकाल। श्रावणी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस बारे में मत सोचो। सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, वैभव आएगा, उसे आना होगा। उसके लिए चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े, मैं उसे लेकर आऊंगा। ठीक है? मैं लाऊंगा। बस चुप। सब ठीक होगा। कालरा के बारे में सोचता हूं तो खून खौल उठता है। और कुछ नहीं छीन सका तो हमारे बेटे को ही हमसे छीन कर ले गया। आप ठीक कह रहे भाई साहब। दर्द का रिश्ता होता है। गुप्ता जी ने वैभव के सामने साफ साफ कह दिया था कि उन्होंने सुरभि का कन्यादान किया है। इस रिश्ते से सुरभि उनकी बेटी हुई, इसलिए आज उन्होंने अपनी बेटी को सुरभि से मिलने यहाँ भेज दिया। नहीं सरस्वती, गुप्ता जी के घर में बात हुई होगी और यह बात वहां खुली होगी कि यह वही सुरभि है जो प्रिया की सहेली है, इसलिए आज प्रिया उनसे मिलने आई। आइए भाई साहब। भाई साहब, भाभी से कहिए ना कि वो चिंता ना करे। हाँ केदार, वैभव को जाने का सबसे ज्यादा दुख उसे हुआ, सबसे ज्यादा सदमा उसे पहुंचा, और उस सदमे को दूर करने के लिए मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। कालरा के बारे में सोचता हूं तो खून खौल उठता है। और कुछ नहीं छीन सका तो हमारे बेटे को ही हमसे छीन कर ले गया। आप ठीक कह रहे भाई साहब। इस कालरा के लिए माकूल जवाब तो एक ही हो सकता है कि किसी भी तरह से हम वैभव को उसके पंजे से छुड़ाकर अपने पास ले आए। हाँ केदार, हम मजबूर हैं। इस बार कालरा जीत गया, ये हमारी सबसे बड़ी हार है। अगर हम वैभव की बात मान ले तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। तुम ये कहना चाहती हो कि वैभव की बात मानकर हम सुरभि को तलाक के लिए गए? वैभव दरअसल पहले से ही किसी और लड़की से प्यार करता है। उन्होंने वैभव के ऊपर इतने एहसान किए हैं कि शायद वैभव उनके एहसान के तले दबा हुआ है। ऐसा क्या एहसान किया है उन्होंने? वैभव की ट्रैवलिंग कंपनी में शिखा के पापा का पैसा लगा हुआ है।